हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोगों ने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था 11th क्लास की। तो उसी में हमने कुछ सेट थ्योरी के बारे में बात किया था और एक्सरसाइजेस की थी। अभी प्रीवियस क्लासेस में हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा और ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है और आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आज उसी से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 ऑफ योर 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का एक्सरसाइज 1.4 को हम आज डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरीके से एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से हम करेंगे। उससे पहले हमारे जो जो बच्चे लेक्चर्स हमारे फॉलो कर रहे हैं, जो उन्हीं बच्चों ने लेक्चर्स को देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लेक्चर्स को पढ़ा और उसके बाद आप एक्सरसाइज को खुद से करो। एक बार खुद से सारी एक एक्सरसाइज की एक एक प्रॉब्लम से गो थ्रू हो जाओ, एक एक प्रॉब्लम्स को आप लोग देख लो और उसके बाद हमारे इस लेक्चर को आप अटेंड करो, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इट विल बी टेक टाइम, ये बड़ा लेक्चर हो सकता है बट कोई बात नहीं, हमें अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ना कि ये देखना है कि कितना लंबा लेक्चर है कितना छोटा लेक्चर है। हमें सारा कुछ पढ़ना है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले रिक्वेस्टेड है कि आप लोग सबसे पहले अपना एक बार खुद से ट्राई कर लो, देन यू विजिट दिस लेक्चर, इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करो। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम लोग एक एक क्वेश्चन, वन बाय वन क्वेश्चन को हम बहुत बारीकी से सीखेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उन्हीं पे बेस्ड है, तो इसका मतलब वही थ्योरी वही मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई होगी। ओके, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। ओके, हमने यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, written here that's exercise 1.4 of your NCERT book. Okay, तो 11th क्लास की NCERT मैथमेटिक्स, so we can just also, हाँ, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th इसका नाम है। तो आइए जाए एक्सरसाइज 1.4 की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहती है? प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द यूनियन। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए हम प्रॉब्लम को लिख भी दे रहे हैं, और जिनके पास बुक है वो फॉलो कर सकते हैं अपनी बुक को। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पेयर्स ऑफ सेट्स, है ना। एक उस सेट्स के पेयर दिए हुए हैं और इनका हमें क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। दिस इज योर यूनियन, है ना। यूनियन का सिंबोलिज्म कैसे होता था? ऐसे लिखते थे, है ना। तो या द फर्स्ट वन इज, पहला प्रॉब्लम क्या है? x is given that is equals to 1 comma 3 comma 5। ओके, एंड जो y सेट है वो क्या गिवन है? अनदर सेट जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 comma 2 comma 3। ओके, अब इनका यूनियन फाइंड करना है, इट मींस दैट जो आपका आंसर जो आपको लिखना है दैट इज इक्वल्स टू लिखना है x यूनियन y। ऐसे सिंबोलिज्म लिखते हैं। और यूनियन में होता क्या है? यूनियन कलेक्शन, सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो दोनों एलिमेंट्स में सेट पाए जाते थे वो, और साथ में जो कॉमन होता था उसको एक बार लिखना है ना। वंस इज रिपीटिशन, अगर कॉमन एलिमेंट कोई मिल जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं 1 x के अंदर भी मौजूद है और 1 y के अंदर भी मौजूद है, तो यहाँ पर 1 एक ही बार लिखेंगे। फिर हमारे पास 2 y में है बट इट इज नॉट इन x, तो हम 2 को लिखेंगे। ओके, 3 हमारे पास y के अंदर है तो हम 3 को लिखेंगे, और x 5 के अंदर है तो 5। तो सारे के सारे एलिमेंट्स, अब हम एक चीज देख लेंगे कि जो x है, x के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि 1 3 5 है, बिल्कुल है। और y के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 1 2 3, ये भी हमारे पास x यूनियन y के अंदर है। तो ये क्या पढ़ते हैं? x यूनियन y। तो यूनियन हमें दोनों सेट्स का फाइंड करना था और दिस इज योर आंसर। ओके, दूसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिस a इज जस्ट इक्वल टू योर a e i o and u। दिस इज अ collection of vowels in the English alphabet। और b जो है, दिस इज योर b, सॉरी b नहीं है, a है।
तो दिस इज योर ए, क्या बात है, मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? ओके, तो दिस इज योर ए बी एंड सी, दीज आर ए यूनियन। हमको क्या निकालना है? ए यूनियन बी हमें कैलकुलेट करना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपके पास? ध्यान दीजिएगा, ए है कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, बी बी में है बट इट्स नॉट इन ए, कोई बात नहीं, हमें फिर भी लिखना है। और सी, फिर हमारे पास ई आई ओ एंड यू। तो ये हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट ए के भी आ रहे हैं और बी के अंदर भी आ रहे हैं। यूनियन मतलब दिस गेट टुगेदर बोथ द सेट्स, है ना, दोनों सेट्स आ गए, बट जो कॉमन होगा उससे हमें रिपीटिशन नहीं करना होता है सेट के अंदर, इसे एक ही बार लिखेंगे, है ना। तो ए बी सी, बी के सारे एलिमेंट आ गए और ए ई आई ओ यू और तुम्हारे ए के सारे एलिमेंट आ गए, क्योंकि और कॉमन एलिमेंट जो मिला वो केवल ए ही मिला हमारे पास, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, थर्ड है तुम्हारे पास, हम देखते हैं थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन है। ए is given as this is your x such that x is a natural number, is a natural number and multiple of natural number and multiple of 3 of 3। तो ये दूसरा सेट क्या गिवन है? b that is equals to x such that x is a natural number less than 6। ओके, तो अगर हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखें, जैसे लिस्टिंग करके अगर हम एलिमेंट्स लिखें, तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे? जैसे x इज अ नेचुरल नंबर एंड द मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल 3 है, 6 है, 9 है ना, एंड 12 है, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यू कैन जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 3 6 9 and you can just say 12 15 and these all type, this type of element will be here। okay, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? क्या बोला है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, 6 से नीचे के जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या 6 आएगा? नहीं, बिकॉज लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला है, ओनली लेस देन बोला है, तो 6 नहीं आएगा, केवल 5 एलिमेंट्स होंगे 1 to 5। तो रोस्टर फॉर्म में हम देख ले रहे तो क्लियरली हमें विजिबल हो जा रहा है कि द विच टाइप ऑफ नंबर्स आर हियर, है ना। तो यार देयर मल्टीपल ऑफ ए में मल्टीपल ऑफ 3 है और बी के अंदर तुम्हारे पास 6 से कम जो नेचुरल नंबर है 1 to 5। ओके, तो अब इनका हमें यूनियन निकालना, यू हैव टू कैलकुलेट यूनियन ऑफ इट। तो अगर हम यूनियन लिखना चाहें तो वी नो दैट 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। और अब देखिए 3 यहाँ पर आ चुका है, तो हमें बी का जो ए वाले सेट का 3 है उसे नहीं लिखना है, तो रिपीटिशन इज नॉट देयर। 6 लिखना है, 9 लिखना है, 12 लिखना है, 15 लिखना है ना, 18 लिखना है, 21 लिखना है, ठीक है, 24 लिखना है एंड सो ऑन, दीज आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ। तो फ्रॉम हेयर दिस विल बी द पैटर्न इज फॉलोइंग, है ना। उसके बाद 3 के मल्टीपल्स हमारे पास लिखने हैं। तो यू कैन जस्ट अगर हमें इसे रूल मान लो रूल मेथड में लिखना है, सेल्फ फिल्टर फॉर्म में लिखना है, तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर एक्स सच दैट एक्स इज लेस ग्रेटर और इक्वल टू, पहले तो हम इसको ये बोल दें कि दिस इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, पहली बात तो ये, है ना।
ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि x इज लेस देन 6 और इक्वल टू 1 और आई एम जस्ट एडिंग दिस और स्टेटमेंट। ठीक है, और का मतलब ये हुआ कि या तो इस इंटरवल से कोई भी, या फिर इन जो x है 1 और 6 के बीच की है वो होगा, या फिर x इज जस्ट इक्वल टू 3 times k और k इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 के मल्टीपल और k इज द नेचुरल नंबर, दिस इज नेचुरल नंबर मल्टीपल है। कैसे नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ नेचुरल नंबर। और तो 3 6 इस तरीके से, अगर k बराबर 1 2 3 इस तरीके से पुट करते जाए, तो यहाँ पर सारे जो नंबर्स हैं तो या तो ये होगा या इनमें से होगा। और अगर और लगा हुआ है तो दोनों में, अगर कोई दोनों में भी है तो उसको हम एक ही बार लिखना होता है। तो इस तरीके से हम इसे रूल मेथड में भी लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इट मींस रूल मेथड, तो लिख सकते हो। अभी यहाँ पर हम सेट जो है लिख रहे हैं वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा था, तो इसको हम रूल मेथड में भी लिख। तो दिस इज द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, है ना, जो हमारे पास दो सेट्स है उनका यूनियन है। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड, समझ आया होगा कि कैसे हमें चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ऊपर वाला भी लिख सकते हो, इसको भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा, फोर्थ नंबर की क्या है तुम्हारे पास, दिस ए, दिस इज योर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड दिस 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा, से लेस और इक्वल टू 6। ओके, 6 के इक्वल भी हो सकता है। और बी के अंदर तुम्हारे पास क्या है, दिस इज योर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड दिस इज योर 6, x is less than 10 और ग्रेटर देन 6। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, लिस्टिंग करना चाहें एलिमेंट्स की, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 तो आएगा नहीं, पहली बात तो नेचुरल नंबर है, तो 1 के बाद ही हमें चीजें शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 तो यहाँ पर लेना नहीं है। तो स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5 एंड 6। ओके, आई विल 6 आल्सो इंक्लूडेड हियर। यहाँ पर हम 6 के बाद और 10 के बीच की नेचुरल नंबर लिखना है, तो विल वी स्टार्ट फ्रॉम 7 8 और 9। ना ही 10 आएगा और ना ही 6 आएगा, क्योंकि इक्वलिटी तुम्हारे पास नहीं है। अब इनका हमें यूनियन लिखना है। इफ यू वांट टू राइट द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम 2 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ तक हम लिखे। तो अगर इसको हम एज अ रूल मेथड या एज अ सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यू कैन जस्ट राइट x such that x is a natural number, नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट से, ठीक है, x is less than 10 and greater than 1, यू कैन से, प्रोपर 2 to 9 आ रहा है तो 1 is, you can just write, या फिर हम लेस और इक्वल टू 2 भी डाल सकते हो, क्योंकि अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो उसे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 और 10 के बीच की जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर है। तो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ आया होगा। ये सब इस तरीके से आप चीजों को करो, समझ के प्रॉपर तरीके से आप आंसर से लिखो, डू नॉट कॉपी द थिंग्स। ओके, यहाँ पर a is just equal to your 1 2 3 and b is your empty set, that is your empty set। तो अब इसका यूनियन का तो हमें पता है कि यूनियन ऑफ अ सेट विद एनी एम्प्टी सेट इज गिव द सेम सेट। तो यू नो दैट कि दिस a, this is union b, it means you are saying a is union with 5
है ना, दैट विल बी योर द सेम सेट ए, वो ए ही रहेगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स हमारे रिपीट कर जाएंगे। एम्प्टी सेट का मतलब देयर इज नो एलिमेंट, कोई वहां पर एलिमेंट नहीं है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ए मतलब 1 2 3, ओके, यूनियन दिस इज योर, देयर इज नो सेट, यू कैन जस्ट से दिस इज योर 1 2 एंड 3, ओके, बिकॉज वो एलिमेंट तो रहेंगे यूनियन के अंदर, ओके। तो आई होप चीजें समझ आई हो क्लियरली। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे। हम किसी भी सेट का किसी भी एम्प्टी सेट के साथ जब यूनियन लेते हैं तो वही सेट बना रहता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हमें तो सारा यूनियन करना होता है, गैदरिंग करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट दिस ए is just equal to a b and c, ए बी है, सॉरी ओनली ए बी है, सी नहीं है, सी जो है बी में है, ए बी एंड सी ये बी है, तो इज ए द सबसेट ऑफ बी, पहले तो इन्होंने ये बोला है, क्या ये इसका सबसेट है, और व्हाट इज, यू कैन जस्ट से व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। तो जब सबसेट हमें प्रूव कर लेंगे तो और आसान हो जाती हैं चीजें, अगर इसका हम सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं तो here given is what, given is your a, कोशिश करिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन आप लिखें, अभी जो स्टेज है वो प्रॉपर लिखने की है, किसी भी चीज को मिस ना करिए, किसी भी स्टेप को ना मिस करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, ओके। तो ए यू कमा बी एंड जो दूसरा बी सेट दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो ए है वो बी के अंदर है और बी भी ए के अंदर है, तो क्लियरली, तो सिंस यू कैन जस्ट से ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, वो बी के अंदर है, तो दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब है यू कैन जस्ट से एस यू कैन जस्ट से ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका आंसर हो गया इज, है ना, इज जब हमारे पास का आंसर है तो यस, ए द सबसेट ऑफ बी, यू कैन सी क्लियरली। इसको लिखने का और भी तरीका होता है, सिंस इफ x is any element which is in A, this implies x will be in B, ठीक है। तो this is the definition of subset, okay। हर एक एलिमेंट A का B के अंदर अगर मौजूद है तो वो उसका सबसेट कहलाता है, तो ऑब्वियसली सबसेट है। अब सबसेट होता है तो हमारे पास यूनियन के लिए एक छोटा सा ये है कि जब हम कोई सबसेट के साथ किसी सुपर सेट का हम यूनियन लेते हैं तो ऑब्वियसली सारे के सारे सबसेट के एलिमेंट सुपर सेट में है, तो और सुपर सेट के भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मान लो बच जाते हैं, तो वो भी हमारे पास उसके अंदर आएंगे, तो पूरा पूरा बी आ जाता है, एज एज ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना। तो अब निकालने की जरूरत नहीं है, फटाक से आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज यू कैन जस्ट से ए मतलब ए बी सी, A, B and union of just you can check here A, B, C and that will be equal to your obviously A, B and C, है ना। तो आप यहाँ ये सब करने की लिखने की भी जरूरत नहीं हो, सिंपली आप B को लिख सकते थे, क्योंकि वी नो दैट कि अगर A द सबसेट ऑफ B देन उसका यूनियन जो है B ही आएगा, सुपर सेट ही आएगा, ओके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट है टेकन हियर, इस प्रॉब्लम के अंदर हम इस तरीके से चीजों को किया, ओके। तो आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए एंड बी, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is the subset of B, ये जो है B का सबसेट है, then what is A union B, इसके बारे में हमने बताया था, है ना, बट यू कैन जस्ट राइट द आंसर हियर, ठीक है, कि A और B द टू सेट्स सच दैट, तो
सिंस दिस इज A इज द सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ X इज द मेंबर ऑफ A, दिस इंप्लाइज X इज आल्सो इन B। ओके, तो अगर हमारे पे B है तो इसका मतलब X के जो एलिमेंट्स है वो B के साथ कॉमन हो गए, सारे के सारे कॉमन एलिमेंट वो तो आएंगे आएंगे, और साथ में B के एलिमेंट्स भी बचेंगे। तो दिस इंप्लाइज अगर हम A यूनियन B निकालेंगे तो हमें क्या निकल आएगा, दैट विल बी जस्ट इक्वल टू B। ठीक है, सिंस एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ A with B be कॉमन, है ना, सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ठीक है, तो वो तो सारे के सारे आएंगे, बाकी जो बच्चे कुछ अगर बी के अंदर बचते हैं तो वो बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो दैट विल बी ए यूनियन बी जस्ट इक्वल टू बी एट से परसेंट। अभी लास्ट प्रॉब्लम में हमने इसी बात के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो आई होप समझ आया होगा कि अगर कोई भी हमारे पास दो सेट्स हैं और एक दूसरे का सबसेट है, तो उसमें जो बड़ा वाला सेट है, बड़ा वाला मतलब सुपर सेट है, वो यूनियन में आता है। और इसी में जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में सबसेट आता है, क्योंकि सबसेट इज अ कॉमन एलिमेंट और हमें इंटरसेक्शन में केवल और केवल कॉमन एलिमेंट ही लेना होता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ ए दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, दिस इज योर ए। बी तुम्हारे पास है दैट इज इक्वल्स टू 3 4 5 एंड 6। ओके, सी जो है तुम्हारे पास दैट इज इक्वल्स टू 5 6 7 एंड 8। ओके, तीन सेट है और एक डी भी दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज योर डी। डी भी यहाँ पर हमारे पास दे रखा है इन्होंने। डी क्या है, 7 है 8 है 9 है और 10 है। ओके, देन दे आस्क फाइंड, दे आर समथिंग टू हैव टू फाइंड। तो बहुत सारी चीजों को फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि पहला है तुम्हारे पास, फर्स्ट इज वन ए यूनियन बी। पहले तो आपको ए और बी का यूनियन निकालना है। तो दिस ए सेट इज व्हाट, 1 2 3 4। यूनियन निकालना है किसके साथ, बी के साथ, 3 4 5 एंड 6 के साथ। तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, अभी बात यूनियन यूनियन तो बहुत अच्छा कर चुके हैं हम लोग, तो अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यूनियन का कि कैसे हम ये यूनियन को लिखना होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि 1 ए के अंदर है। एलिमेंट विच इज फ्रॉम ए और बी, ए के अंदर हो या फिर बी के अंदर हो या दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर मतलब वो कॉमन एलिमेंट है, उसे एक बार रिपीट लिखना है, एक बार रिपीटिशन होगा। 1 2, फिर हमारे पास 3 है 4 है 5 है और 6 है। बिकॉज 3 एंड 4 आर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स, तो उन्हें एक ही बार लिखना है। तो दिस इज योर आंसर फॉर द ए यूनियन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज योर ए यूनियन सी। तो ए इज व्हाट, 1 2 3 4। ओके, यूनियन सी क्या है तुम्हारे पास, 5 6 7 8। ओके, तो हम देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जस्ट राइट ऑल द एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो दिस इज योर आंसर फॉर द ए यूनियन सी। ओके, क्लियर हो रही बातें। थर्ड नंबर है तुम्हारे पास बी यूनियन सी। तो दैट इज इक्वल्स टू बी इज व्हाट, 3 4 5 एंड 6, दिस इज योर बी। 3 4 5 6, और सी की हम बात कर रहे हैं तो सी इज योर 5 6 7 8। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 और 6 कॉमन है ना, तो उनको एक ही बार लिखना है, 3 एंड 4 5 6 एंड 7 8। ओके, तो दिस इज योर आंसर फॉर द बी यूनियन सी। फिर इन्होंने पूछा है फोर्थ में कि आपको लिखना है बी यूनियन डी को लिखना है। तो बी इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6, और यूनियन आपका डी क्या है, दैट इज इक्वल टू 7 8 9 और 10। ओके, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट लिख देने हैं इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो दिस इज योर सिंपली आंसर। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है फिफ्थ वन, दिस इज योर ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने देखा था कि यूनियन जो है एसोसिएटिव होता है, तो यू कैन जस्ट से ये यूनियन बी और उसका यूनियन लेना है आपको सी के साथ। तो ए यूनियन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, दिस वन, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसका यूनियन लेना है सी के साथ। सी इज व्हाट, सी इज योर 5 6 7 and 8। okay, so if I'm just writing all the elements, so you can just say this is 1 2 3 4 है ना। 5 and 6 is common, तो वन टाइम आएगा 5 and 6 and 7 8 और सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो दिस इज योर आंसर फॉर द ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी यहाँ पर सी है, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास 6 नंबर पे जो इन्होंने पूछा है, दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन डी। फिर से वही बात, क्योंकि एसोसिएटिव है तो यू कैन जस्ट राइट ए यूनियन बी एंड डी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ए यूनियन बी इज व्हाट, ये यूनियन बी अभी हमने लिखा, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और इसका यूनियन लेना है किसके साथ, डी के साथ। डी इज व्हाट, डी जोड़ 7, यहाँ पर डी दिया हुआ है, 7 8 9 10, तो 7 8 9 10। ओके, तो दिस विल बी व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज योर 1 2 3 4। अब देखिए 6 तक गया, फिर यहाँ 7 से स्टार्ट है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिंपली राइट ऑल द एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, तो क्लियरली आप अपनी नोटबुक पे आप करते रहो, साथ साथ में प्रॉब्लम्स को, मेरे साथ साथ में प्रॉब्लम्स को करते रहो, केवल आप देखो ही ना, आप अपने पेन को भी चलाओ। बी यूनियन सी यूनियन डी, so that's equals to, you can just write B union C or union with D. So what is the B union C? We are already calculated here, this is your B union C। तो 3 4 3 to 8 है ना, तो 3 4 5 6 7 और 8, दिस इज योर बी यूनियन सी। इसका यूनियन लेना है आपको डी के साथ। डी तुम्हारे पास क्या है, 7 8 9 और 10। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 9 और ये 10। ओके, तो हम देख रहे हैं 7 और 8 कॉमन है, तो हमने इसको एक बार लिखा। तो यूनियन का सब कॉन्सेप्ट इन सब प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को। आई होप सारे स्टूडेंट्स बच्चा लोग को समझ आ रहा होगा सब कुछ। ओके अच्छा, तो जो इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है फोर्थ वाला, उसी क्वेश्चन नंबर में 5 में इन्होंने लिखा है कि फाइंड द intersection of each pair of sets of question वन है ना। जो अभी हम क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन तुम्हारे पास जो था, जो यूनियन हमें निकालना था, ठीक है। अब उन्हीं को हम फिर से रिपीट करते हैं, तो क्वेश्चन वन को आप रीड आउट कर लेना कि उसमें क्या क्या था, और उसी में हम यहीं से पूरे आंसर्स लिखे दे रहे हैं। तो इफ इट विल हैव टू राइट दिस फर्स्ट वन, आपको यूनियन निकालना है, तो सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन जैसे हमें पे एक्स है, एक्स इज गिवन योर 1 3 and 5। ओके, और जो y है दैट इज इक्वल्स टू 1 2 and 3, ठीक है। तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन लिखते हैं x, इसको इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन है ना। तो a इंटरसेक्शन विद y, यू विल गेट
only 1 is the common element, 1 and 3, 1 and 3 is a common element. तो this is your answer. तो जो common elements होते हैं that will be in intersection. ठीक है, दूसरा जो तुम्हारे पास है, दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, that is equals to A is just equal to A, E, I, O and U. और जो जो B है तुम्हारे पास that is equals to A, B and C. तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, केवल और केवल A. तो दिस इज योर आंसर, है ना. कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है और यूनियन में सारे गैदर्ड हो जाते थे, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते थे, बट इंटरसेक्शन में हमें केवल. ठीक है, तो जैसे कि हमने A लिखा था, थर्ड वाली प्रॉब्लम में क्या था, x such that x is a natural number, number and multiple of 3 है ना. तो हमने देखा था कि यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन. ओके, और जो बी सेट हमारे पास था दैट इज इक्वल्स टू x such that x is a natural number, the natural number less than 6. ओके, 6 से हमारे पास छोटा, तो हम जस्ट राइटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6. अभी लिखा 5 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन हमें लेना है. तो अगर हम इसमें हम A इंटरसेक्शन B की हम बात करें तो कॉमन जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमारे पास इस 5 में से ही कोई कॉमन है. तो ये 3 है, 3 एलिमेंट इज हेयर एंड 3 एलिमेंट इज हेयर विच इज कॉमन. तो केवल और केवल 3 आएगा इसका आंसर. ओके, तो आई होप समझ आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन में हमें केवल कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं. फोर्थ में क्या था कि दिस इज योर A. इक्वेशन 1 के सारी प्रॉब्लम्स हैं वो वहां पर यूनियन फाइंड करने के लिए बोला गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन को फाइंड करना है. तो हम सारी प्रॉब्लम्स को हम फिर से जो है उनको इंटरसेक्शन का एज आंसर लिख रहे हैं. तो दिस A is equals to x such that x is a natural number, एंड उनको रोस्टर फॉर्म में अगर लिख लो कुछ एलिमेंट्स को तो आसानी हो जाती है. तो मैं और क्लैरिफाई करने के लिए, नॉट B, इट इज 6 है ना. और जो B है दैट इज इक्वल्स टू x सच दैट x is a natural number, and this is your x is less than 10 or greater than 6. okay, so if I'm going to like this is, if you want to A intersection B you have to calculate, you just write some elements of it. तो अगर हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 है ना, 6 से जाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 से बड़ा लेना है हमको. और यहाँ पर जो है हमारे पास नेचुरल नंबर एंड बिटवीन 6 and 10, तो इस पे भी 7 8 9 ओनली. तो अगर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की तो हम देख रहे हैं 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 9 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. देयर इज नो एलिमेंट कॉमन. तो क्या यहाँ पर है, क्या एलिमेंट आएगा, दैट इज योर एम्प्टी सेट, है ना. और एम्प्टी सेट अगर होते हैं इंटरसेक्शन दो सेट्स का एम्प्टी होता है तो उन सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स. दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना. दीज आर डिसजॉइंट सेट. ओके, और फिफ्थ वन इज व्हाट, इट वाज, it is your A is just equal to given is 1 2 3 1 2 3 and B is your empty set. तो एक चीज और हम बता दें आपको कि जब हम किसी भी इम्प्टी सेट, कोई भी सेट क्यों ना हो, किसी भी इम्प्टी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ऑब्वियसली वी फाउंड, हमें क्या ढूंढना है, कॉमन एलिमेंट. बट इम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा. तो क्या आएगा, दैट विल बी योर इम्प्टी सेट या यू कैन से इम्प्टी सेट. तो अगर हम कोई भी सेट हो उसको इम्प्टी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो छोटा सा सेट आएगा, दैट इज इम्प्टी सेट ही आएगा और ये हमारे पास आंसर होगा. तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें.
इज इट क्लियर टू ऑल? समझ तो आई होंगी, मानो चाहे ना मानो। ठीक है, तो बस फॉलो करते रहो, चीजों को साथ साथ सीखते रहो, और डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है मैथ्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरटेनिंग भी है। बस हमें उसको देखने का तरीका, हमें उसको थिंकिंग करने का जो वे है वो अच्छा होना चाहिए। यू विल डेफिनेटली, इट्स इंटरटेनिंग सब्जेक्ट। ओके, तो आप आगे आगे हैं, हमारे 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Okay, I will solve all problems. You can just, if a is just equal to, if a is just equal to 3, 5, 7, 9 and 11, this is your a, और b जो given है इनका, that is equals to 7, 9, 11 and 13, और जो c है, this is what, this is your 11, 13, 15, एंड जो हमारे पास d है वो हमारे पास गिवन है, that is equals to 15 and 17. Okay, this is your d. तो they asking some questions. Find, क्या पूछा है इन्होंने? पहला इन्होंने पूछा है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। अभी हमने इंटरसेक्शन करके आए हैं कि there we are just calculating the common elements between the two sets, it means the intersection. So that is equals to 3, 5, 7, 9 and 11, ये है तुम्हारे पास a, we are taking the intersection with b, b 7, 9, 11 and 30. तो अब देख रहे हो कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 3, 5 तो है नहीं, 7, 9 और 11, ये 3 एलिमेंट्स जो है कॉमन है दोनों के अंदर। तो यू कैन जस्ट राइट हियर 7, 9 और 11, दिस इज योर। तो इंटरसेक्शन बहुत ही सिंपल है, फटाफट करते रहो, मुझसे पहले कर डालो आपको। b intersection c is just equal to what, this is b is what, this is your 7, 9, 11 and 13. Okay, intersection with your 11, 13 and 15. तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 11 और 13, तो दिस इज 11 और 13 योर कॉलम। 11 देख रहे हो दोनों में है, 13 है बस, और कोई है नहीं, ये हो गया आंसर। नंबर थर्ड है ए, थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये है। तो ए इंटरसेक्शन सी पहले हम निकालते हैं, फिर हम उसको डी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो ए का इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग ए व्हाट, दिस इज योर 3, 5, 7, 9 and 11. Okay, this is your a. We have to take intersection with c. C is what, 11, 13 and 15. Okay, इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ, तो डी को अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन केवल 11 जो है वो कॉमन है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन विद डी, डी इज व्हाट, दिस इज 15 एंड 17। हम देख रहे हैं यहाँ पर 11 है इस सेट के अंदर, यहाँ पर 15 और 17 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो व्हाट यू गॉट अ एम्प्टी सेट, यू कैन जस्ट राइट इट इज एम्प्टी सेट, है ना। तो दिस आर टू डिसजॉइंट सेट वी गॉट। ओके, तो 6 नंबर पे हम आते हैं। 6 नंबर पे इन्होंने बोला है ए इंटरसेक्शन सी, पहले ये निकालना चाहिए था ए इंटरसेक्शन सी। ओके, कोई बात नहीं। ए इंटरसेक्शन सी अभी हमने देखा कि हमारे पास ए व्हाट, 3, 5, 7, 9, 11, ये है ए हमारे पास, इसका इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। सी के अंदर है 11, 13 और 15, हम देख पा रहे हैं सी के अंदर है 11, 13 और 15, ए के अंदर है 3, 5, 7, 9, 11। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 11 इज ओनली द एलिमेंट व्हिच इज कॉमन, अभी हमने ऊपर किया भी है। तो दिस इज योर आंसर। 5th नंबर जो प्रॉब्लम है, 5th नंबर में है बी इंटरसेक्शन डी, इन्होंने कैलकुलेट करने को बोला है। तो बी इज व्हाट, बी इज योर 7, 9, 11 और 13, दिस इज योर बी, इसका इंटरसेक्शन लेना है, और डी के साथ डी इज योर 15 एंड 17। तो यू कैन जस्ट,
हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यू गॉट अ एम्प्टी सेट। दिस इज योर आंसर। ओके, 6th नंबर वाला कुछ समझ आ रहा है? बहुत इजी है, हमें केवल कॉमन एलिमेंट्स को देखना होता है, सर्च करना होता है, और दिस इज सो सिंपल थिंग। ओके, बी इंटरसेक्शन डी हो गया। नाउ ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी। इन्होंने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है कि अगर हम इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, तो हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं कि जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, ठीक। तो ए का सी के साथ पहले तो हम देख लेते, ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये हो जाएगा 7 9 और 11। ओके, इसका यूनियन ले लो किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी तुम्हारे पास क्या है, दैट इज योर ओनली 11। तो दिस इज योर 11। ओके, अब हमारे पास इनको अगर लिखना है तो बिकॉज 11 इज आल्सो इन कंटेन इन दिस, तो दिस इज 7 9 और 11। एक इस तरीके से हमने उसको फार्मूला लगाया गया बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, यूनियन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, अलग से अगर मान लो करना चाहें, सपोज दैट आप करना चाहते हो ये हम अलग अलग निकाल लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप निकालो इंटरसेक्शन। आई एम जस्ट राइटिंग बी, बी योर व्हाट, बी तुम्हारे पास है 7 9 11 and 13, this is your B, take the union with C, C is what, this is your 15 and 17, this is आपने यूनियन ले लिया, नहीं नॉट डी, डी नहीं है ये, सी नहीं है सॉरी, आपको बी का यूनियन लेना है सी के साथ। तो सी इज व्हाट, सी है तुम्हारे पास 11 13 और 15, आई थिंक यही है, सी कहाँ है, हाँ 11 13 एंड 15, दिस इज योर सी। ओके, तो अब इसका यूनियन लिख लो, यूनियन लिखना तो हमें पता ही है कैसे लिखा जाता है। तो यूनियन जब लिखेंगे तो 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 15 आएगा। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन लेना होगा ए के साथ। ए तुम्हारे पास क्या है, 3 5 7 9 एंड 11, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन लेना है 7 9 11 13 और 15 के साथ। तो हम देख पा रहे हैं कि केवल जो है हमारे पास 7 9 और 11 एलिमेंट्स कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो वही हमारे पास आंसर है। तो किसी भी तरीके से कर लो, वहां पर जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, थोड़ा सा सिंपल हो गया काम, है ना, इतना सारा लिखना नहीं पड़ा। तो बोथ आर द आंसर सेम एंड बोथ आर द प्रोसेस सेम, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास 7th नंबर प्रॉब्लम, इसका 7th पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन डी। तो ए का मतलब है यू आर जस्ट राइटिंग योर 3 5 7 9 एंड 11। ओके, इंटरसेक्शन विद योर डी, डी क्या है तुम्हारे पास 15 एंड 17। तो हम देख रहे हैं देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड डी, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट हमारे पास आंसर आएगा। ओके, इसके बाद हम 8th नंबर की बात कर सकते हैं। 8th नंबर पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ओके, तो कोई बात नहीं, आइए जरा करते हैं। ए का मतलब है 3 5 7 9 और 11। ओके, इंटरसेक्शन करना है। अच्छा, इसको भी हम उस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम कर सकते हैं, क्यों ना हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करें। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज, ओके, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। ओके, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है क्या,
इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था, इंटरसेक्शन बी में क्या आया था, दैट इज 7 7 9 11, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 7 9 और 11, इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन सी 5 आया है, तो हम जस्ट राइटिंग हियर एम्प्टी सेट, दिस इज योर 5। तो 5 के साथ जब हम यूनियन करते हैं तो किसी भी सेट का तो वही सेट बना रहता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 7 9 और 11, दिस इज योर आंसर। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया क्योंकि जो हम टास्क या जो काम करके आए थे उसका इस्तेमाल कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट इज योर 9th नंबर प्रॉब्लम, 9th पार्ट, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है आपको बी यूनियन सी के साथ। ओके, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू 7 9 और 11। ओके ओके, और इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, तो बी इज व्हाट, बी आपके पास है 7 9 11 और 13, ये है आपका बी। और सी जो है इसका यूनियन लेना है, सी जो 15 और नहीं नॉट 15, तो डी में होता है 15 ना। तो ये है तुम्हारे पास सी में 11 13 और 15, ये तुम्हारे पास। तो वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन 7 9 11। ओके, इंटरसेक्शन आइए देखते हैं, इसका यूनियन कर लेते हैं, 7 9 11 13 and 15, this is a union because all the element will be come here। ओके, अब इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ले लेंगे, तो 7 9 और 11 ही तुम्हारे पास कॉमन एलिमेंट है, दिस इज योर आंसर। ओके, इज इट क्लियर? आई होप समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने काम किया। अब हमारे पास है एक और प्रॉब्लम है, दैट इज योर 10th नंबर। इसमें तो बहुत सब पार्ट्स हैं, अच्छे हैं, कोई बात नहीं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन इज बी यूनियन सी। ओके, तो we can just calculate, this is your a is your 3 5 7 9 और 11। okay, this is your a, इसका हम यूनियन ले रहे हैं 15 और 17 के साथ। ओके, again we will discuss this one। b is your starting from b is your क्या है, b is your 7 9 11 and 13, this is your b, just taking the union with c, c is your 11 13 and 15। okay, so this is your c। so when you are just taking the union, you will get this is your 3 5 7 9 11 15 and 17, this is the union with intersection is 7 9 11 13 और 15, दिस इज द यूनियन ऑफ बी एंड सी। ओके, तो इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया, इन दोनों का यूनियन ले लिया और वी गेट दिस। अब इनका इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट तो तुम्हारे पास दिस 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 एंड दिस, बिकॉज दिस और दिस, ये हो जाएगा 7 9 11 और 15 भी कॉमन एलिमेंट है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस टू सेट्स। तो दीज 10 सब पार्ट्स थे इस प्रॉब्लम नंबर 6 के, जिनको हम लोगों ने कर लिया है। ओके, तो आई होप कि थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जा रहा है, तो आई विल रिकॉर्ड अदर जो प्रॉब्लम्स है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा आप लोग भी एग्जॉस्ट हो रहे होंगे, है ना। तो ओके, तो आई थिंक कि चीजें समझ आई होंगी और कैसे हमें प्रॉब्लम्स को करना है, कैसे हमें उनको एनालाइज करना है, कैसे उनको विद, और इस लेवल पे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रॉपर वे में हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखें, बहुत शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, फटाफट आपको आंसर आता भी हो तब भी लिखने की कोशिश करें। तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी, जो आपकी फाउंडेशन होगी वो बहुत मजबूत होगी और आप एक बहुत वेल डिफाइंड मैथमेटिक्स लर्नर, इवन दो मैथमेटिक्स नोइंग पर्सन बनेंगे, जो मैथमेटिक्स जानने वालों में से एक होंगे। तो आप इस तरीके से जो अदर प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास 6 7 8
6 तो हमने कर लिया है, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो और अदर हमारे पास 6 बची हैं, 12 प्रॉब्लम है टोटल। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि एक लेक्चर में फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा और आप लोगों को भी वो लगेगा। तो पार्ट कोई बात नहीं हो, अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे विजिट करके आप नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना। ओके, तो आई होप आप ट्राई करें और बेस्ट लर्निंग के साथ मैथमेटिक्स को सीखें आप, और बच्चों को भी शेयर करें जो मैथमेटिक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत हेल्प हो जाएगी बच्चों को, और जहां तक भी पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम एंड इन दिस अनूप क्लासेस विद अनूप सर।